बच्चों पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी डेडलॉक प्रिवेंशन के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि भी हमने कैसे जो डेडलॉक की जो करेक्टरिस्टिक्स थी कि भी म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए, होल्ड एंड वेट होना चाहिए, सर्कुलर वेट हो, है ना, और नो प्रिएम्पशन हो। तो इन चीज़ों को हमने देखा था कि भी हम कैसे इनको अवॉइड कर सकते हैं, कैसे मतलब इनमें से किसी एक कंडीशन को अगर हम सेटिस्फाई ना होने दें तो अपना डेडलॉक बच जाएगा। तो लेकिन उसमें नुकसान क्या था? उसमें था कि भी देखो आपका जो थ्रूपुट है सिस्टम की, वो कम हो रही थी। अगर हम किसी एक कंडीशन को मीट ना करें, तो आपकी थ्रूपुट कम हो रही थी, सिस्टम का यूटिलाइजेशन कम हो रहा था, या डिवाइसेस का यूटिलाइजेशन कम हो रहा था। तो डेडलॉक अवॉइडेंस हम यूज करेंगे इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कि भाई आपकी सिस्टम की थ्रूपुट है वो कम ना हो। इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट एल्गोरिथम आता है वो है बैंकर्स एल्गोरिथम, डेडलॉक अवॉइडेंस। इसके अंदर देखेंगे हम बैंकर्स एल्गोरिथम। बैंकर्स एल्गोरिथम क्या है? देखो नाम से पता चल रहा है बैंकर, ये बैंक में यूज होता है जनरली। इसका क्या है कि भी देखो बैंक के पास बैंक काम कैसे करता है, लोगों से पैसे लेता है, और किसी को लोन चाहिए तो उनको वापस करता है, किसी ने अपने पैसे विड्रॉ करने हैं तो वो करता है ना। लेकिन बैंक हमेशा कुछ पैसा अपने पास जमा करके रखता है, इमरजेंसी के लिए। अगर पैसे लोग निकलवाने आने लग जाए तो उनको देने के लिए उसके होना तो चाहिए पैसा। ये तो है नहीं भाई जितना बैंक में पैसा आया सारा सारा वो लोन में दे देगा, ऐसा नहीं होता। तो बैंक बैंकर का जो एल्गोरिथम है वो कैसे काम करेगा कि भाई जो रिक्वायरमेंट है वो सबकी फुलफिल हो। वो ऐसा नहीं करेगा कि भी सारा का सारा फंड किसी एक पर्सन को या एक सेट ऑफ पीपल को वो एलोकेट कर दे। अगर वो ऐसा करेगा तो जो बाकी कस्टमर है उसके, उनकी डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी, है ना। तो ये काम कैसे करता है ये एल्गोरिथम, वो देखते हैं। इसमें देखो एक तो होता है मैक्सिमम नीड। मैक्सिमम नीड क्या होती है कि भी आपके सिस्टम में जो प्रोसेस है उसको मैक्सिमम कितने रिसोर्स चाहिए, वो बताता है मैक्सिमम नीड। और इसमें एक टर्म होती है करंट एलोकेशन। करंट एलोकेशन क्या है कि भी देखो मैक्सिमम नीड उसको कितनी है और उसको करंटली एलोकेट कितने रिसोर्स है, समझ रहे हो। तो करंटली उसको प्रोसेस को कितने रिसोर्सेज एलोकेटेड है उसको हम बोलते हैं करंट एलोकेशन। एक होता है करंट अवेलेबल। करंट अवेलेबल क्या है कि भी अपने पास सिस्टम के पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, ताकि जिनको वो एलोकेट करेगा डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसिंग को। समझ बात, सिस्टम के पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है। एक होता है रिमेनिंग नीड। रिमेनिंग नीड ये क्या होता है, मैक्सिमम नीड माइनस करंट एलोकेशन। किसी प्रोसेस को मैक्सिमम कितने चाहिए रिसोर्स और उसको करंटली कितने अवेलेबल है, सॉरी कितने एलोकेट है, तो जो बचे हुए इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो क्या है, उसकी रिमेनिंग नीड। कितने रिसोर्स उसको और चाहिए अपना काम कंप्लीट करने के लिए। एक होता है टोटल अवेलेबल या टोटल रिसोर्सेज का लो, मतलब सिस्टम के पास टोटल कितने रिसोर्सेज हैं, मैक्सिमम कितने रिसोर्सेज है सिस्टम के पास। अब मान लिया उसके पास 10 रिसोर्स है,
अब वो इन 10 में से वो अलोकेट करेगा डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस को। मान लिया उसने किसी प्रोसेस को अलोकेट कर दिए 5, अब उसके पास अवेलेबल कितने हैं सिस्टम में 5, क्योंकि 10 रिसोर्स टोटल थे, 10 में से 5 उसने किसी प्रोसेस को अलोकेट कर दिए, रिमेनिंग कितने बचे उसके पास 5, है ना। हो सकता है कि मैक्सिमम नीड हो 7 की, इसकी रिमेनिंग नीड कितनी बची किसी प्रोसेस की, मान लिया उसकी मैक्सिमम नीड है 7, उसको एलोकेट कर दिया हमने 5, रिमेनिंग नीड कितनी बची 7 - 5 = 2, है ना। सिंपल एल्गोरिथम बिल्कुल। इसको देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे क्लियर होगा। मान लेते हैं कि अपने पास टोटल 5 प्रोसेस है और इसको हम डिनोट कर लेते हैं P0, P1, P2, P3 और P4। ये 5 अपने पास प्रोसेसिंग है और मैक्सिमम नीड है जो हर एक प्रोसेस की वो अपने को गिवन है। मैक्सिमम नीड के अंदर यहाँ दो चीजें हमने वो ले लेते हैं कि अपने पास 3 अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिसोर्स है, वो हमें चाहिए। हर एक प्रोसेस को 3 अलग अलग टाइप के रिसोर्स चाहिए। मान लिया एक रिसोर्स है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, ठीक है। अब देखो, जो ए है, बी है, सी है, अलग अलग रिसोर्स है। मैंने आपको एक क्रम बताई थी, इंस्टांस। इंस्टांस क्या होता है, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं अपना एक रिसोर्स है प्रिंटर, लेकिन अपने पास सिस्टम में अपने पूरे ऑफिस में प्रिंटर कितने हैं 10, मान लिया अपने पास 10 प्रिंटर है, तो रिसोर्स तो हुआ एक, उसके 10 इंस्टांस है प्रिंटर्स, है ना। तो मान लेते हैं कि भाई जो P0 है, इसकी जो मैक्सिमम नीड ए की वो है 7, ए के उसको 7 इंस्टांस चाहिए, बी के उसको 5 इंस्टांस चाहिए मान लेते हैं, और सी के मान लेते हैं 3 इंस्टांस चाहिए। इसी तरीके से P1 को मान लेते हैं हमें कि भाई ए के चाहिए 3, बी के चाहिए 2, सी के चाहिए 2, और P2 है, इसके मान लेते हैं भाई हम ए के इसको 9 इंस्टांस चाहिए, बी के 0 और सी के 2, मतलब P2 को बी का कोई इंस्टांस नहीं चाहिए। और P3 है, P3 मान लेते हैं ए के भी 2 चाहिए उसको, बी के भी 2 चाहिए और सी के भी 2 चाहिए। फिर P4 आया, इसको मान लेते हैं कि 4, 3 एंड 3 ये इनकी रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम जो नीड है किसी भी उसकी रिसोर्स के लिए, उसको ये है उनकी। अब इनको करंटली कितने एलोकेट है, करंट एलोकेशन वो चेक करेंगे हम। करंट एलोकेशन में सेम ए, बी और सी का देखेंगे कि भाई इनको कितने कितने रिसोर्सेज एलोकेटेड है। मान लिया कि भाई इस टाइम पे इसको ए का कुछ भी नहीं मिला हुआ, बी का 1 मिला हुआ है, सी का 0 मिला हुआ है, और दूसरी जो प्रोसेस है P1, इसको मान लेते हैं भाई हम 2 और 0 0 मिला हुआ है। फिर P3 है, सॉरी P2 है, P2 को मान लेते हैं भाई हम 302 है। फिर P3 और P4, ठीक है। इसके बाद अब मान देखते हैं भाई हम इनकी रिमेनिंग नीड कितनी है। तो उसको आपने मैक्सिमम नीड पता चल गई, करंट एलोकेशन कितने हैं वो पता चल गई, अब रिमेनिंग नीड कितनी है वो देखेंगे। ए, बी और सी की, देखो उसको P0 जो इसको ए के 7 इंस्टांस चाहिए और उसको एलोकेट कितने हैं 0, तो रिमेनिंग नीड कितनी बची
7 की मैक्सिमम नीड माइनस करंट एलोकेशन, और P0 को B के 5 इंस्टांस की जरूरत है, लेकिन उसका एलोकेट कितने हैं 1, तो रिमेनिंग नीड कितनी बची 5 माइनस 1 4। इसी तरीके से P0 को C के 3 इंस्टांस की जरूरत है, लेकिन उसका एलोकेट कितने हैं 0, तो रिमेनिंग नीड उसकी कितनी बची 3। इसी तरीके से अगर हम सारे को कैलकुलेट करेंगे, अब P1 का है, P1 को A के 3 इंस्टांस चाहिए, लेकिन एलोकेट उसको कितने हैं 2, तो रिमेनिंग नीड कितनी बची 1, और B के 2 2। सिंपल आप कैलकुलेट कर लो इसको। ठीक है, अब मान लेते हैं भाई अपना जो सिस्टम है उसमें टोटल जो अवेलेबल है, टोटल अवेलेबल इसके अंदर A के B के C के ये अपने पास 10 5 7 है। मान लेते हैं कि भाई इतने इतने इंस्टांस अपने पास टोटल है, जिसमें से हमने कुछ कुछ एलोकेट कर दिया डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस को। अब हम इसमें देखेंगे कि भाई ये देखो आपके पास टोटल इतने अवेलेबल है, ये इसमें से ही हमने बाकी प्रोसेसेस को एलोकेट किया ना, मैक्सिमम अपने पास इतने हैं हर एक रिसोर्स के। अब हमने ये देखना कि भाई रिमेनिंग कितने फ्री बचे अपने पास, जिस इनमें से हमने कुछ तो एलोकेट कर दिए प्रोसेसेस को, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस को। ये देखो ये एलोकेट कर रखे हमने। हमने देखना कि भी अब फ्री कितने बचे हुए अपने पास। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने ये चेक करना पड़ेगा इनका टोटल, कि भाई आपने इनके जो ए बी और सी के टोटल मैक्सिमम जितने रिसोर्सेज मतलब इंस्टांस अवेलेबल थे उसमें से कितने एलोकेट कर रखे। अब इनको ऐड कर लो, 3 + 2 + 2 ये कितना हो गया 7। अब इसको ऐड करो, बी के इंस्टांस देखो, बी के 2, सी का देखो 2 + 4 = 5। अब इतने तो आपके पास मैक्सिमम थे, इसमें से आपने इतने एलोकेट कर रखे हैं। अब देखो कि भी अवेलेबल कितने हैं, करंट अवेलेबल ए बी और सी। करंट अवेलेबल कैसे निकलेगा, मैक्सिमम कितने पॉसिबल थे अपने पास इंस्टांस, उसमें से माइनस कर देंगे हम कितने एलोकेट कर रखे हैं, मतलब इसके माइनस ये टोटल अवेलेबल माइनस करंट एलोकेशन। तो ये होगा 10 - 7 कितना हुआ 3, और 5 - 2 ये कितना हुआ 3, 7 - 5 2। अपने पास इस टाइम ए बी और सी के 3 3 और 2 इंस्टांस अवेलेबल है। अब हमने ये देखना कि जो रिमेनिंग नीड है, ये जो नीड है इनमें से हम किस प्रोसेस की नीड इतने रिसोर्सेज से अपने पूरा कर सकते हैं, और जिस ऑर्डर में हम उनकी नीड पूरी करेंगे वो हमने नोट डाउन करते जाना है उन प्रोसेसेस के नाम। देखो सबसे पहले हमने उठाया P0, सीक्वेंस में उठा लो कोई दिक्कत नहीं है। P0 को A के 7 इंस्टांस चाहिए, लेकिन अपने पास A के 3 इंस्टांस अवेलेबल है, तो हम इसकी A की P0 की तो रिक्वायरमेंट पूरी कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसको तो A के 7 इंस्टांस चाहिए, अपने पास अवेलेबल है 3, तो P0 को छोड़ दो। अब आओ P1 पे, P1 पे आ जाओ। P1 को देखो, इसमें हम A के कितने इंस्टांस की रिक्वायरमेंट है 1, क्या हम इसकी पूरी कर सकते हैं, यस।
ए के हम इंस्टांस की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, ए की पूरी कर सकते हैं। तो फिर देखो क्या हम बी के इंस्टांस की जितनी रिक्वायरमेंट है क्या हम उसको पूरी कर सकते हैं? बी के 2 इंस्टांस की जरूरत है, हमारे पास अवेलेबल कितने हैं? 3, तो इसको भी हम पूरी कर सकते हैं। बी के भी ए की पूरी कर सकते हैं, बी की भी कर सकते हैं। अब सी का चेक करो, क्या हम P1 को सी के जितने इंस्टांस की जरूरत है क्या हम उसको पूरी कर सकते हैं? सी के उसको 2 इंस्टांस चाहिए, अपने पास भी अवेलेबल है 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम P1 को रिसोर्सेज एलोकेट करके P1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर सकते हैं, है ना? तो इसको एलोकेट कर दो ये रिसोर्सेज, और P1 अपना काम कंप्लीट कर लेगी, ये मैंने लिख लिया। अब जब P1 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगी तो उसने जितने रिसोर्सेज करंटली P1 को एलोकेट है एग्जीक्यूशन होने के बाद वो उसको फ्री कर देगी, है ना? ये जो रिसोर्सेज है P1 को, जब इसको हमने अवेलेबल रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए, रिमेनिंग नीड जितनी थी वो पूरी कर दी, P1 अपना एग्जीक्यूशन करेगी कंप्लीट। जब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, उसको जितने रिसोर्सेज एलोकेट थे पहले वो सारे के सारे फ्री कर देगी, है ना? वो फ्री कर देगी तो हमारे पास जो करंट अवेलेबल जो रिसोर्सेज है वो बढ़ जाएंगे। अब देखो P1 ए के 2 इंस्टांस को होल्ड किए हुए थे, तो ये इसको फ्री करेगी। तो अब अपने पास कितने इंस्टांस हो गए कि 5, 3 पहले से थे, 2 अब आ गए अपने पास, 5 हो गए। बी और सी का उसको कोई इंस्टांस की पहले से जरूरत थी नहीं, तो वो तो फ्री थे अपने पास, जितने अपने पास अवेलेबल थे उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, ठीक है? अब अपने पास अवेलेबल जो रिसोर्सेज है वो ये है, ए के 5, बी के 3, सी के 2। अब हमने ये देखना है इन अवेलेबल रिसोर्सेज से हम किसकी डिमांड पूरी कर सकते हैं। P1 तो आपका कंप्लीट हो चुका है ना, P1 आपका कंप्लीट है। इसको मैं क्रॉस मार देता हूँ ताकि अपने याद रहे कि भैया मैंने ये तो कंप्लीट कर लिया। अब देखो हम इन रिसोर्सेज से किस किस की नीड पूरी कर सकते हैं। P0 को ए के कितने चाहिए? 7। चेक करो क्या हम इसकी डिमांड पूरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि P0 को ए के 7 इंस्टांस चाहिए, अपने पास अवेलेबल है 5। तो बाकी बी और सी का तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जब पहला ही हम पूरा नहीं कर सकते। फिर आ जाओ P2 पे, P2 को ए के कितने चाहिए? 6। क्या हम पूरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते, छोड़ दो इसको भी। फिर देखो P3 को ए के 0 चाहिए, हम पूरी कर सकते हैं। फिर बी का चेक करो, P3 के लिए बी के कितने इंस्टांस चाहिए? 1, अपने पास अवेलेबल है 3, तो हम ये भी पूरी कर सकते हैं। P3 को सी का 1 इंस्टांस चाहिए, अपने पास अवेलेबल है 2, इसको भी हम पूरी कर सकते हैं। तो अब हम रिसोर्सेज है जो वो P3 को एलोकेट कर देंगे और P3 अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगी। जब P3 अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगी और वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगी तो उसको जितने रिसोर्सेज एलोकेट थे वो उसको सबको फ्री कर देगी, है ना? तो P3 को ये एलोकेट थे, जब उसने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया तो ये अब रिसोर्सेज फ्री कर देगी। ये रिसोर्सेज फ्री करेगी तो क्या होगा, ये अवेलेबल पूल में चले जाएंगे। ए के P3 ए के 2 इंस्टांस फ्री करेगी, 5 पहले से है तो अपने पास हो गए 7। बी के वो 1 इंस्टांस फ्री करेगी, अपने पास पहले से थे 3, तो अपने पास हो गए टोटल 4। और P3 सी के 1 इंस्टांस को फ्री करेगी, 2 अपने पास पहले से थे तो अब अपने पास हो गए 3, ठीक है? अब P3 ने भी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया। अब मैं इस पे क्रॉस लगा लेता हूँ ताकि अपना याद रहे कि भाई हमने कौन सा कंप्लीट कर लिया। अब अपने पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो है 7, 4 और 3, ए बी के सी के हमें ये इंस्टांस अवेलेबल है।
अब हम ये देखेंगे कि हम इसमें से किसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। अब देखो P0 को उठाओ, P0 को A के 7 इंस्टांस चाहिए, अपने पास 7 अवेलेबल है, इसकी कर सकते हैं पूरी। अब B के देखो, B के चाहिए उसको 4, अपने पास अवेलेबल है 4, तो हम इसको भी पूरी कर सकते हैं रिक्वायरमेंट। C के उसको चाहिए 3, अपने पास अवेलेबल है 3, तो हम इसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब एग्जीक्यूट करूंगा P0 को। P0 जब अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगी तो वो क्या करेगी, जो उससे पहले से एलोकेट थे वो सबको फ्री कर देगी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके। पहले से उसको एलोकेट कितने थे, A के 0, B का 1, C के 0, तो ये अवेलेबल पूल में आ जाएंगे अपने 7, 5 और 3, है ना। इतना सबको क्लियर होना चाहिए। तो इसके बाद क्या हुआ, अपना P0 है जो, ये भी अपना कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब देखो, अब हम नेक्स्ट किसको एग्जीक्यूट करेंगे, सीक्वेंस में उठा लो। P2 को देखो, क्या हम इसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। A के इसको चाहिए 6, अपने पास है 7, B के 0 और C के इसको 0 चाहिए, वो भी हम पूरी कर सकते हैं। तो अब हम एग्जीक्यूट कर देंगे P2 को, और एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद वो क्या करेगी, जो उसको रिसोर्सेज एलोकेट थे तो उन सबको फ्री कर देगी। ये कितना फ्री करेगी, A के 3, 7 पहले से थे, इसके हो गए 10, और B के 0, C के 2, तो ये हो गया अपने 10, 5, 5 अवेलेबल, और P2 ने भी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया। अब अपने पास एक ही प्रोसेस बचती है, उसको चेक करो P4 को, क्या हम उसकी डिमांड पूरी कर सकते हैं। A के चाहिए उसको 4, हमारे पास है 10, B के चाहिए उसको 3, हमारे पास है 5, और C के चाहिए उसको 1, अपने पास है 5, तो हम इसकी डिमांड पूरी कर सकते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट करा दो P4। तो जब ये अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगी तो जो इसका एलोकेट थे वो फ्री कर देगी उसको। तो ये फ्री करने के बाद कितने हुए, 10, 5, 7। अब ये चीज चेक करो, जो अपने पास जब सारी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, अपने पास जो मैक्सिमम अवेलेबल रिसोर्स थे वो, और अब जो अवेलेबल रिसोर्स है वो इक्वल होंगे। और जो ये सीक्वेंस निकल के आया, जिस ऑर्डर में हमने इनको एग्जीक्यूट किया, इसको बोलते हैं हम सेफ सीक्वेंस। सेफ सीक्वेंस क्या होता है, जिसमें अपने पास कोई डेडलॉक ना आए, तो उसको हम सेफ सीक्वेंस बोलते हैं। उम्मीद है ये सबको क्लियर हुआ है, जिसको क्लियर नहीं हुआ वो इसको रिवाइंड करके दोबारा देख लेना वीडियो को, आपको कोई डाउट नहीं आएगा। देखो, जो सेफ सीक्वेंस होता है बैंकर्स एल्गोरिथम में, वो कोई जरूरी नहीं है कि यूनिक हो, है ना। आपका सेफ सीक्वेंस डिफरेंट हो सकता है सेम वैल्यूज के लिए। जैसे इस केस में मैं P4 को पहले एग्जीक्यूट करके P2 को बाद में एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, अगर आप चेक करोगे तो कहने का मतलब है सेफ सीक्वेंस कोई जरूरी नहीं है आपका यूनिक हो, लेकिन सेफ सीक्वेंस के अंदर एक जरूर है कि भाई आप हर एक प्रोसेस की जो रिक्वायरमेंट है वो आप इजीली पूरी कर सकते हो, डेडलॉक नहीं आएगा। हर एक प्रोसेस इसके अंदर क्या होगी, सेफ स्टेट के अंदर। जनरली होता क्या है, देखो, या तो जब आप प्रोसेसिंग का एग्जीक्यूट करोगे वो या तो वो सेफ स्टेट में होगी या अनसेफ में होगी, है ना। सेफ होगी या अनसेफ होगी। सेफ के अंदर कभी भी डेडलॉक नहीं आएगा, और अनसेफ के अंदर कुछ केसेस में डेडलॉक आ सकता है।
सेफ स्टेट क्या होती है, जब हम रिमेनिंग नीड है, जो जितनी भी प्रोसेसेस है उनकी करंट अवेलेबल रिसोर्सेज पूरी कर सकते हैं, तो उसको हम सेफ स्टेट कर देते हैं, अदरवाइज उसको हम अनसेफ स्टेट करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में अपना इतना ही। अगर किसी को डाउट आए वो पूछ लेना।